नमस्कार, मैं रईस सिद्दीकी। इस वक्त मैं आकाशवाणी भोपाल के स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ और मेरे हाथ में है एक किताब, अंदर का स्कूल। अंदर के स्कूल में छोटी छोटी कहानियाँ हैं और इसके लेखक हैं डॉक्टर मनोहर अगनानी। डॉक्टर मनोहर अगनानी 1993 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस हैं। डॉक्टर मनोहर अगनानी ने कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी डेनमार्क से विधिवत मास्टर ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ की डिग्री प्राप्त की है। इससे पूर्व इनकी लिंग परीक्षण आधारित कन्या भ्रूण हत्या की समस्या को रेखांकित करती हुई 2 पुस्तकें, अंग्रेजी में मिसिंग गर्ल्स और हिंदी में कहाँ खो गई बेटियां भी प्रकाशित हो चुकी हैं। स्वास्थ्य, पोषण एवं जेंडर आधारित विषयों पर इनके लेख नियमित रूप से विभिन्न पत्र पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित होते रहे हैं। डॉक्टर अगनानी महिला हिंसा के खिलाफ एवं बेटियों के हक में कार्य करने वाली संस्था बिटिया के संस्थापक सदस्यों में से हैं। डॉक्टर मनोहर अगनानी आजकल सागर में कमिश्नर हैं और हमारी इल्तिमास पर, हमारी गुजारिश पर आज वो स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं। हम उनका तहे से सहृदय स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर मनोहर अगनानी जी, अंदर का स्कूल, पहले हम इस पे बात करते हैं। ये टाइटल कुछ अजीब सा है बड़ा यूनिक सा, बहुत ही नया सा, बड़ा विभिन्न प्रकार का। अंदर का स्कूल, इसमें एक आईएएस ऑफिसर जब कहानियों का कलेक्शन छपवा रहा है और उसका टाइटल अंदर का स्कूल लग रहा है, तो ऐसा लगता है कि इसमें सिर्फ स्कूल से मुतालिक कहानियाँ हैं। क्या ऐसा ही है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं इसके बारे में संक्षेप में ये बताना चाहता हूँ कि मैंने एक काफ़ी समय पहले ये सोचा था कि जीवन में हमारे छोटे मोटे ऐसे अनुभव होते रहते हैं जो हमें काफ़ी उद्वेलित करते हैं, आनंदित करते हैं, रोमांचित करते हैं, और क्या इन सब अनुभवों को हम शब्दों की माला में पिरोकर रख सकते हैं, ऐसा मेरा एक सोच था। मैंने काफ़ी संघर्ष किया इसके लिए। 5-6 साल तक मैं सोचता रहा, विचार तो आते थे लेकिन किस फॉर्मेट में इसको तैयार करना है, उसके लिए संघर्ष करता रहा। तो एक दिन अचानक से पहली रचना मैंने लिखी और मुझे लगा कि हाँ, ये ठीक है और यही मेरी शैली है और यही इसका फॉर्मेट रहेगा। तो इसका स्कूल से जहाँ तक आपने जिक्र किया, वो ये चूँकि जीवन से संबंधित छोटी छोटी घटनाएं हैं जो हर किसी के साथ जीवन में घटती हैं और उससे आदमी एक किस्म का आत्मावलोकन करे, इंट्रोस्पेक्शन करे और उससे क्या सीख समझने को मिल रही है, क्या मैं अपेक्षित व्यवहार उस समय किया था या मैं कुछ इससे सीख पा रहा हूँ, वैसा एक चिंतन है और उसको शब्दों में पिरोकर मैंने आपके सामने रखा है। मुझे लगता है कि इसका जो औपचारिक रूप से स्कूल है उससे कोई संबंध नहीं है। अच्छा, इसमें छोटी छोटी कहानियाँ हैं और हमने पढ़ा तो ये लघु कथा की परिभाषा के अंदर आ रही है, नहीं आ रही है, ये तो आलोचक बताएंगे। लेकिन जो कुछ मैंने महसूस किया कि कहानियाँ छोटी छोटी हैं लेकिन उसके अंदर जो कुछ भी है वो बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत ही समग्र शैली में, बहुत ही रवा शैली में, बहुत ही आसान शब्दों में आपने अपनी बात कही है। पहले मैं ये समझना चाहता हूँ कि इन कहानियों का फॉर्मेट आपके जहन में कैसे आया? किसी से प्रेरणा ली या आपने सोचा कि हम एक नए अंदाज में अपनी कहानियाँ पेश करेंगे? देखिए साहब, कहानियों का फॉर्मेट की जहाँ तक बात है, मैंने ये सोचा था कि इसको छोटा रखना है और जीवन का अनुभव के साथ इसको जोड़ना है, क्योंकि एक अंग्रेजी में मैंने कुछ इस किस्म की सिमिलर किताब पढ़ी है जिसको नोट्स टू माई सेल्फ है। उसमें भी लेखक अपनी जीवन की छोटी छोटी बातें का बयां करता है और अंत में वो एक कंक्लूड जब करता है तो वो बहुत शिद्दत के साथ अपनी बात रख देता है, अपना विचार रख देता है, अपना ख्याल रख देता है, अपनी प्रतिक्रिया रख देता है, उसने क्या किया वो समझा देता है, बिना ये सोचे
कि समाज इसके बारे में क्या सोचेगा, परिवार कैसी प्रतिक्रिया करेंगे, दोस्त कैसा सोचेंगे, अच्छा आप ऐसा भी सोचते हो, अच्छा आपने ऐसा किया। तो इतनी ईमानदारी के साथ जो उस पुस्तक को मैंने पढ़ा, मुझे लगा कि ये प्रयोग हिंदी में मुझे करके देखना चाहिए, इसलिए मैं उस संघर्ष को मुझे कर रहा लगता था। है कि इस तरह के प्रयोग बहुत कम हुए हैं हिंदी में, जिस तरह की आपने ये प्रयोग किया है। हमने कहानियों को पढ़कर ये महसूस किया कि आपको भाषा पर भी पकड़ है और शैली पर भी। तो ये किस तरह से आपने ये फन ये हुनर हासिल किया? जी, मैं लिखता तो नियमित रूप से रहा हूँ, और जैसा आपने परिचय में बताया कि विषय आधारित मैं लिखता रहा हूँ, लेकिन ये एक बिल्कुल नया सा प्रयोग था। मुझे अपनी भाषा पर तो भरोसा था। फॉर्मेट का मैंने बताया कि कोई नियमित फॉर्मेट नहीं था, और यही एक दुविधा भी रही जब प्रकाशकों ने इसको छापने का सोचा, तो वो इसको किसी भी विधा के अंतर्गत परिभाषित नहीं कर पाए। जी जी। और अब जब ये किताब छप गई है तो उसको कई लोग लघु कथा कह रहे हैं, कुछ और तरीके से इसको परिभाषित कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयोग नया है और पहली बार इस शैली में लिखने की कोशिश की है। अब चूंकि पुस्तक प्रकाशित हुए 3-4 महीने हो गए हैं और कुछ इसकी समीक्षाएं भी हो गई हैं, तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो प्रभुत्व वर्ग है, लेखक वर्ग है, वो भी इस नए प्रयोग को काफ़ी अलग दृष्टि से देख रहा है, इसको सराह रहा है। अच्छा, किसी का कमेंट्स याद आ रहा है किसी बड़े हिंदी लेखक का इस किताब के बारे में, अच्छा बुरा जो भी कहा हो? मैंने तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि सागर में आजकल पदस्थ हूँ, वहाँ पे हिंदी साहित्य के बड़े अच्छे राइटर्स हैं। सुरेश आचार्य जी हैं, डॉक्टर लक्ष्मी पांडे जी हैं, डॉक्टर शरद सिंह जी हैं। इन सभी ने इस पुस्तक को पढ़ा है और इन सभी ने इस पुस्तक पे एक चर्चा के लिए कार्यक्रम आयोजित किया था सागर में, जहाँ पे 3-4 घंटे तक सभी ने इस पे अपनी बात कही। और संक्षेप में सभी का सार ये था कि एक बहुत नया तरीका है अपनी बात को कहने का, और ये इतना कसावट भरा है कि आपको मजबूर कर देता है कि आप उसको जो है पूरे तरीके से आत्मसात कर लीजिए, पढ़ लीजिए। और जो एक कमेंट मुझे अच्छा लगा, इसमें कहीं अपनी बात कहने में अपने आप को कहीं बहुत बेहतर इंसान बताने का प्रयास कतई नहीं है। तो जहाँ पे कमियां हैं उन कमियों को भी सीखा है, और जहाँ पे सीख है उस सीख को भी किया है। ये प्रयोग लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर मनोहर अगनानी साहब, मुझे लगता है कि हमारे सुनने वाले भी अब ये चाह रहे होंगे कि जब इतनी चर्चा इस पुस्तक पर और कहानियों पर हो चुकी है, तो कोई छोटी सी कहानी जो आपको पसंद हो और आप सुनाना चाहते हो, तो ये पुस्तक मैं आपको दे रहा हूँ, आप कहानी पढ़ के सुनाइए हमारे सुनने वालों को। जी, मैं एक अपनी पसंद की कहानी जिसका शीर्षक है बेटी की चमक। 15 अगस्त 1997 को हमारी बिटिया का जन्म हुआ, ठीक आज़ादी की 50वीं सालगिरह के दिन। हमने प्यार से उसका नाम इप्सा रखा, जिसका मतलब है इच्छा, हमारी इच्छा, हमारी चाहत, हमारी मोहब्बत, हमारी धड़कन। वक्त जाने कैसे बीतता चला गया, इप्सा बड़ी होती गई। हम उसके बड़े होने का एहसास कर पाते, लेकिन समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। हमारे घर की सारी गतिविधियाँ इप्सा पर केंद्रित होकर उसके इर्द गिर्द ही आकार लेने लगी। हर चीज़ इप्सा केंद्रित होने के कारण रिश्ते भी उसके अनुरूप होने लगे। मैं पापा कहलाने लगा, शिल्पी माँ, और हमारे साथ रहने वाले मेरे सास और ससुर, नाना और नानी। ये संबोधन सिर्फ इप्सा के लिए नहीं थे, बल्कि हम सब के लिए भी हो गए थे। मैं भी अपने ससुर को नाना कहकर पुकारता, उनकी बेटी भी अपने पिता को नाना कहती, यहाँ तक कि उनकी अपनी पत्नी भी उन्हें नाना कहकर बुलाने लगी। आसपास के बच्चों द्वारा उन्हें नाना नानी कहकर बुलाना तो अपनत्व का परिचायक था, लेकिन घर के सहयोगी सदस्यों के लिए भी वो नाना नानी हो गए। हाँ, मैं और शिल्पी ज़रूर पापा मम्मी के सर्वव्यापी संबोधन से बच गए, शायद इसलिए कि सरकारी अफसर की भूमिका में होने के कारण साहब और मेम साहब शब्द हमारे लिए एक परंपरा के कारण पहले से आरक्षित हो चुके थे। बहरहाल, इप्सा बड़ी होने लगी, उसका स्वयं का वजूद नमूदार होने लगा। बहुत जल्दी वो स्कूल की उम्दा विद्यार्थियों में शुमार हो गई। 5वीं कक्षा में ही उसे विद्यालय की आइडल स्टूडेंट का खिताब मिल गया। भोपाल शहर, जो हमारे लिए औपचारिक पृष्ठभूमि के सिवाय ज़्यादा कुछ नहीं था, और जिसमें परिवार की पहचान का केंद्र बिंदु मैं और मेरी IAS की नौकरी थी, या फिर मेरे ससुर का साहित्य अकेडमी अवार्ड था, अब उसका केंद्र बिंदु भी शिफ्ट होने लगा था। इप्सा
अपने स्कूल और स्कूल के बाहर और अधिक पहचानी जाने लगी। अब हमारी औपचारिक पहचान को इप्सा ने अनौपचारिक शोहरत दिलाना शुरू कर दिया था। नतीजन अब हम इप्सा के माँ बाप के रूप में भी पहचाने जाने लगे। सिर्फ हम दोनों ही नहीं, बल्कि मेरे सास ससुर को भी इप्सा के नाना नानी के रूप में पहचान होने लगी। आज इप्सा के जन्मदिन के अवसर पर मैं और मेरी पत्नी पहली बार उसके जन्मदिन पर उसके साथ न होने का दुख छिपाने की नाकाम कोशिश करते दिख रहे हैं। लगभग यही हाल नाना नानी का भी है। हम सब जानते हैं कि इप्सा पढ़ाई के लिए विदेश में है। कल उसकी शादी भी होगी और वो अपने नए परिवेश में अपने जीवन की व्यस्तताओं के साथ होगी, अपनी खुशियों, अपने सपनों को पूरा करने में मशगूल होगी। जाहिर है हमारे साथ लगातार समय व्यतीत नहीं कर सकेगी, लेकिन सच यह भी है कि फिर भी हम नाना नानी, पापा मम्मी के संबोधन से ही एक दूसरे को पुकारते रहेंगे, क्योंकि हम सब की बाइंडिंग फोर्स इप्सा के लिए हमें संबोधित करने के यही शब्द हैं। इप्सा हमारे घर के केंद्र में बनी रहेगी और हम गौरवान्वित होते रहेंगे उसकी उपलब्धियों से। मुझे लगता है कि यदि वंश की निरंतरता के कोई मायने हैं तो इप्सा से ही ये प्राप्त होगी, जिसका एहसास उसने हमें अभी से करा दिया है। यह कहना कितना गलत है कि वंश की निरंतरता सिर्फ बेटों से संभव है, जबकि हम बेटी की उपलब्धियों से चमक रहे हैं, पहचाने जा रहे हैं। फिर भले ही नाना ने साहित्य अकेडमी का अवार्ड प्राप्त कर लिया हो या मैंने पा लिया हो देश की प्रतिष्ठित IAS सेवा का मौका। डॉक्टर मनोहर अगनानी, निश्चय ही कार्यक्रम संवाद सुनने वालों ने आपकी कहानी सुनी और उन्होंने आपके कहानी के बारे में कोई राय कायम की होगी कि अंदर के स्कूल से आपने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनाई। आपने खुद भी ये अपनी परिचय में लिखा है और हम ये जानना चाहते हैं कि आपने इंटरनेशनल हेल्थ की डिग्री हासिल की है। अब देखिए 3 बातें हैं। मैं जो सोच रहा था कि एक तरफ ये कहानियों का संग्रह है, दूसरी तरफ आपकी एक पुस्तक है कहाँ खो गई बेटियाँ, उसका अंग्रेज़ी अनुवाद मिसिंग गर्ल्स भी आ चुका, तीसरी तरफ आपकी एक NGO संस्था है बिटिया जो लड़कियों के हक़ के लिए और महिलाओं के हक़ के लिए काम करती है। इन्हीं महिलाओं के प्रति जो हिंसा होती है उसके विरुद्ध वो लड़ती है। आप IAS ऑफिसर भी हैं, इस वक्त आप कमिश्नर की हैसियत से कार्यरत भी हैं। ये 4 ज़िंदगी के रूप मुझे आपके नज़र आ रहे हैं। आपके घर में औलादों में बेटियां हैं या बेटे भी हैं? पहले ये बताइए आप। जी, हमारी एक ही संतान है और वो इप्सा है, बेटी है। वो एक बेटी है जी। मैं माफ़ी चाहूँगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक राइटर के दिमाग में ये बात घुसती हो कि मैं बेटी का बाप हूँ, सिर्फ बेटी का बाप हूँ, और अपनी इस इच्छा को कि बेटा भी होता छुपाने के लिए वो अपना मन लगाने के लिए कहीं कोई संस्था खोल रही है, कहीं वो किताबें लिख रहे हैं, कहीं इस तरह की कहानी है, तो कहीं फरार एस्केपिज्म तो नहीं है जिसको आप ढकने की कोशिश कर रहे हैं? जी नहीं, बात बिल्कुल उल्टी है। मैंने निवेदन किया कि हम तो वो परिवार हैं जो अपनी बेटी को उपलब्धियों से चमकते हैं, और मुझे लगता है कि बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। जो बिटिया संस्था है वो भी हमने इसी उद्देश्य के लिए बनाई थी कि जो समाज में जो पुत्र की चाहत है और जो हमारे इससे जुड़े हुए मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस हैं उसको तोड़ने के लिए हम समाज के सामने आएँ, समाज को बताएं कि बेटा और बेटी बिल्कुल बराबर है, और मेरी रचनाओं में जो अभिव्यक्ति है वो स्त्री पुरुष समानता को परिदृश्य में रखकर रखी गई है। तो जहाँ तक समाज में हर बात में, चाहे वो श्रम की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे हक की बात हो, चाहे संपत्ति की बात हो, चाहे व्यवहार की बात हो, जब तक स्त्री पुरुष समानता की बात नहीं करेंगे तब तक ऐसी विसंगतियाँ जो समाज आज देख रहा है उसका हमें सामना करता रहना पड़ेगा। और मैं ये बहुत शिद्दत के साथ कहना चाहता हूँ कि इसमें जो भी जेंडर आधारित रचना इस पुस्तक में है या मेरे और लेखनियों में भी हैं, उस सब में मकसद यही रहना है कि क्या हम ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जो बराबरी का हो स्त्री पुरुष की दृष्टि से। अच्छा,
एक सिविल ऑफिसर की हैसियत से ये इच्छा कि लड़के लड़कियां बराबर हैं, बेटी बेटा बराबर है, भ्रूण हत्या के ख़िलाफ़ भी आपके आलेख आते रहते हैं, कहीं कुछ कार्य करने का कहाँ मौका मिला, कैसे मौका मिला, उसको मैं चाहता हूँ संक्षिप्त में बताइए आप। जी, बहुत ज़्यादा काम तो नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहली जो मेरी कलेक्टर की पोस्टिंग हुई थी वो मुरैना ज़िले में हुई थी। और मुरैना ज़िले को उस समय ये कहा जाता था कि यहाँ जो है लिंगानुपात बेटियों के हक़ में नहीं है। और जब मैं मुरैना जा रहा था तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने मुझे ये कहा था कि ये वो ज़िला है जहाँ पर इस मुद्दे पे काम करने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे इसके लिए एक कानून भी है, उस कानून का क्रियान्वयन के साथ समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए काम किया था। और फिर वो एक सिलसिला बन गया, 2004 से लेकर इस मुद्दे पे हम लोग काम करते रहे। हाँ, एक समय एक ऐसा मोड़ ज़रूर आया जहाँ पे हम सिर्फ जो है सप्लाई साइड में काम कर रहे थे, जो लोग इस कृत्य में इन्वॉल्व रहते हैं उनके खिलाफ काम कर रहे थे। तो ये लगा कि कुछ ऐसा भी प्रयास करना चाहिए कि समाज की ऐसी अपेक्षाओं की चाहत ही ना हो जी। और इसलिए जो डिमांड साइड रिडक्शन के लिए काम करने की हमने सोचा, तो फिर हमारे जहन में ये आया कि क्या हम खुद नहीं एक उदाहरण समाज के सामने रख सकते, ऐसे परिवारों की एक संस्था बनाई जाए जिन सब की एक बेटी है और उन सब की सोच बड़ी सकारात्मक है, बराबरी की बात वो करते हैं, और हम स्वयं को एक उदाहरण के रूप में समाज के सामने रख के बेटे और बेटी की बराबरी, स्त्री पुरुष समानता की बात रखें। इसलिए जो है बिटिया संस्था का गठन हुआ और इसमें बड़े बुद्धिजीवी लोग इसके सदस्य हैं। राजेश जोशी जी जो प्रख्यात हिंदी के साहित्यकार हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। और हम सभी मिलके ये कोशिश करते हैं कि जो अपने छोटे मोटे प्रयास हैं उन प्रयासों से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपने दैनंदिनी के कामों से हम इस बात को जाहिर कर सकें, प्रोपोगेट कर सकें, बता सकें, और जितने भी लोग इस विचारधारा के साथ जुड़ सकें वो समाज के पक्ष में हो जाए। डॉक्टर मनोहर अगनानी, फिर मेरी एक ख्वाहिश कि कोई ऐसी कहानी जो लिंग भेद या भ्रूण हत्या या समाज की इस सोच पर व्यंग करती हो कि साहब बेटा होना चाहिए, वो पढ़कर आप सुनाइए इस किताब से। ये लीजिए किताब। अब रचनाएं तो बहुत हैं, लेकिन मैं इसको लिंग भेद से ज़रूर आपको इस कहानी में आपको एहसास कराना चाहता हूँ। और ये निश्चय ही आपने कोई ऐसी कहानी ज़रूर लिखी होगी। ये जो समाज की जो सोच है उसके बारे में एक कहानी मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। जी। कहानी है, इसको मैंने शीर्षक दिया है संघर्ष स्थापित होने का। जी। हमारे घर में मेरी पत्नी के माता पिता भी साथ रहते हैं, लिहाजा मेरी पत्नी की खान पान संबंधी ज़्यादातर आदतें अपने माँ बाप जैसी ही हैं। जी। बेटी तो बचपन से इसी परिवेश में रही है, तो उसकी फूड हैबिट्स भी अपने माँ और उसके माता पिता के जैसा होना स्वाभाविक है। हम दोनों की जाति एक ही है, लेकिन खान पान और बोली में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वैसे भी कहते हैं कि खान पान, वेशभूषा, बोली आदि हर 4 कोस पर बदल जाती है। ये जानते हुए भी कि यह अंतर स्वाभाविक है, अक्सर मेरी चाहत ये हो जाती है कि खान पान का वही सलीका और स्वाद हो जो मेरे माँ बाप के घर का है। सवाल किसी खान पान की श्रेष्ठता का नहीं है, बल्कि उस सलीके के अनुरूप अपने आप को ढाल लेने और उसके अनुरूप इच्छा करने का है। बहुत सोच विचार के बाद मुझे यह दिमाग का कंस्ट्रक्ट ही ज़्यादा लगता है। उदाहरण के लिए दही को किसी भी नाम से पुकारा जाए, उसके स्वाद में कोई अंतर नहीं आएगा। मेरे माता पिता के घर में दही को दही से ही संबोधित करते हैं, लेकिन ससुराल में उसे दूध कहते हैं। मेरे माता पिता के घर में छाछ को दूध कहते हैं, अर्थात एक दूध जिसे खाया जाए और दूसरा दूध जिसे पिया जाए। अक्सर डाइनिंग टेबल पर जब ये पूछा जाता है कि दूध खाओगे, तो मेरे जहन में ये आता है कि दूध को भी कहीं खाया जाता है, इसे तो पिया जाता है। चेहरे पर लगभग वही हाव भाव आने लगते हैं जैसे कि उत्पल दत्त गोलमाल फिल्म में अमोल पालेकर के मूंछ न लगाने पर व्यक्त करते हैं। मसला तुच्छ सा है, लेकिन दिमाग है कि मानता नहीं और इतनी रियायत भी देने के लिए तैयार नहीं है कि दूध को दही के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। और फिर खामखा 4 अन्य सदस्यों की सोच को बदलने का ख्वाब देख रहा हूँ।
ख्वाब इसलिए कि अपनी सोच का इजहार तो कभी किया नहीं, फिर जो बात जाहिर ही नहीं हुई उसका एहसास भी कैसे हो किसी को। बनाए रखी उत्पल दत्त जैसे हाव भाव, किसे क्या फ़र्क पड़ता है। दिल से आवाज़ आई कि मैं इतने छोटे शाब्दिक बदलाव मात्र से खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरे जहन में तुरंत उस नवविवाहित औरत का सबब सामने आ गया जो विवाह के बाद अपना सब कुछ बदल देती है, नाम से लेकर जात तक, खान पान आदतों से लेकर वेशभूषा तक, और इस सब के बावजूद वो खुश रहती है, सबको खुश बनाए रखने की कोशिश करती है, क्योंकि मकसद होता है खुद को स्थापित करने का, जो कि मेरा संघर्ष नहीं है। मेरा संघर्ष तो सिर्फ दिमाग का कंस्ट्रक्ट है जिसके कोई मायने नहीं है। इस तरह का द्वंद्व अक्सर परिवारों में पाया जाता है और आपकी कहानी में इसका वर्णन बहुत अच्छे ढंग से है, लेकिन इसका समाधान मुझे नहीं लगता कि बड़ा स्पष्ट रूप से आपने दिया है। देखिए, मेरा प्रयोग जो है मैं उसके बारे में बहुत शिद्दत के साथ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये प्रयोग किताब जो है कोई संदेश देने के लिए कोई केंद्रित नहीं है। ये बस जीवन की घटनाएं हैं, उन घटनाओं से जैसा मैंने महसूस किया और जैसा सोच विकसित हुई, तो ये आवश्यक भी नहीं है कि आप मेरी सोच से इत्तेफाक रखते हो, उससे सहमत होते हो। जो मुझे लग रहा है वो पर्याप्त है। इस शैली में अगर कोई मैसेज किसी को मिल पा रहा है और वो बात को समझ पा रहा है तो वो काफ़ी है। और आज चूंकि पुस्तक को प्रकाशित हुए एक अरसा हो गया है, तो लोगों की प्रतिक्रियाएं भी यही है कि ये ऐसी पुस्तक नहीं है जो ज्ञान बांटने के लिए केंद्रित की गई हो। आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इनको अपनी बातों को रख दिया है, लेकिन फिर भी गहराई से अगर इसको सोचने के लिए मजबूर ज़रूर किया है हर लेख के माध्यम से। तो मुझे लगता है ये एक नया प्रयोग है, इसको ऐसे ही इसी अंदाज में मैं प्रस्तुत करते रखना चाहता हूँ। डॉक्टर मनोहर, मैं खुद ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि लोग सोचते रहते हैं ये छोटी छोटी बातें और इनको शब्दों का रूप नहीं दे पाते, क्योंकि एक तो सोच होती है कि शब्द की कमी है, या एक शैली है, या एक विश्वास नहीं होता कि हम जो कुछ लिखेंगे वो कुछ मान्य होगा, कहीं तस्लीम कर लिया जाएगा। आपने खुद बताया कि इस किताब के बारे में एक दुविधा थी कि इसको किस विधा में शामिल किया जाए, छापा जाए ना छापा जाए, लेकिन बहरहाल ये किताब छपी और अब लोगों ने महसूस किया कि इस तरह की छोटी छोटी बातों को भी बहुत ही आसान शैली में रखा जा सकता है। मैं ये सोच रहा हूँ कि आपने हेल्थ में डिग्री हासिल की और बाहर की यूनिवर्सिटी से। हेल्थ आपका बड़ा प्रिय सब्जेक्ट है। भ्रूण हत्या पे भी आपने लिखा, जेंडर बायस या लिंग भेद पर भी आपके मजमून आते रहते हैं। तो अब आप देखिए, कहाँ कहानियाँ, एक तरफ आपकी सिविल सर्विस और तीसरी तरफ हेल्थ। आप हेल्थ की तरफ क्यों नहीं गए? आपने ये पेशा क्यों नहीं अपनाया? कोई छोटी सी वजह, बस ऐसे ही अचानक आपका जहन बदला क्यों? जी, मैं आईएएस की नौकरी में आ गया तो फिर मैंने अपने आप को, जो अपनी चाहत थी हेल्थ की, उससे अपने आप को बरकरार रखा है, उसमें मैंने अपने आप को अपना इन्वॉल्व करके रखा है। और इसीलिए जैसा आपने परिचय में कहा कि एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद जब मैं आईएएस में आया तो उसके बाद मैंने फिर पब्लिक हेल्थ में मास्टर्स किया, जिसको आप मास्टर ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ कहते हैं। और फिर मेरा रुझान जो है पोषण की तरफ गया, तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन भी किया ऑनलाइन। और हेल्थ प्रमोशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स के हिसाब से, तो मैंने एक अलग से डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ प्रमोशन भी किया। तो हेल्थ के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ और ये मेरा सौभाग्य भी रहा कि मुझे सरकार ने खूब मौका दिया स्वास्थ्य विभाग में काम करने का भी। तो मेरा जुड़ाव एक क्लिनिशियन के रूप में भले ना रहा हो, लेकिन एक पॉलिसी पे हेल्थ के रूप में और लेखक के रूप में भी जुड़ा रहा है। आप डॉक्टर और मरीज का कैसा रिश्ता होना चाहिए, उसकी एक छोटी सी कहानी मैंने इसमें लिखी है। ये कहानी मैं ज़रूर सुनूंगा, लेकिन पहला सवाल ये कि थोड़ा कुछ और बताइए कि आप स्वास्थ्य संबंधी जो आपको एक रुचि है, आपका जो लेखन है, उससे सरकार को, समाज को कोई ख़ास फ़र्क पड़ा? कुछ आपने इस तरह से दिया समाज को, अफसर होने के नाते, प्रशासनिक तौर पर? देखिए, अपनी
मेरी व्यक्तिगत भूमिका से मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। समाज को दे पाया कितना और समाज उससे कितना लाभान्वित हुआ, इसका विश्लेषण तो मैं समाज ही बताएगा। समाज ही कर सकता है। जी हाँ। लेकिन मैं काफ़ी संतुष्ट रहा हूँ अपने कैरियर से और अपने अनुभव से, और उस अनुभव को समाज के साथ बांटने में, दोनों भूमिकाओं में, बतौर प्रशासक भी और बतौर ट्रेनिंग भी हम लोग जब देते हैं तो उस दृष्टि से भी मैं अपने आप को सक्षम पाता हूँ। तो मेरी संतुष्टि का लेवल मेरे लिए आप पर्याप्त है। संतुष्ट हैं। अच्छा, वो कहानी सुना दीजिए जो मरीज से मुताल्लिक है। जी, ये इसको मैंने टाइटल दिया है डॉक्टर और मरीज का रिश्ता। डॉक्टर और मरीज का रिश्ता, यानी वहाँ भी आपके जो स्वास्थ्य है वो आ गया है, उसको भी कहीं ना कहीं आपने दर्शाया है। आप प्लीज पढ़िए। मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, इसका टाइटल है डॉक्टर और मरीज का खूबसूरत रिश्ता। जी। तो किस्सा तब का है जब हमारी बिटिया 3 साल की थी और मेरा तबादला राजगढ़ से भोपाल हो गया था। भोपाल के सरकारी फ्लैट में आए 1-2 दिन ही हुए थे और हमारे पड़ोसी, जो कि पीडब्ल्यूडी में मुख्य अभियंता थे, उनके परिवार के साथ शाम को सौजन्य भेंट ही हुई थी। रात को पत्नी को अचानक पेट में तेज दर्द हुआ। मैंने अपने पड़ोसी मुख्य अभियंता साहब का दरवाज़ा खटखटाया और वो तुरंत अपनी कार से हमें डॉक्टर के पास ले जाने के लिए तैयार हो गए। भोपाल में नया नया होने के कारण अच्छे स्त्री रोग विशेषज्ञ का आइडिया नहीं था और एक अधीनस्थ की सलाह पर हम शहर के एक बहुत बड़े और नामी प्राइवेट नर्सिंग होम में चले गए। नर्सिंग होम के मालिक स्त्री रोग विशेषज्ञ ने बहुत अनिच्छा से पत्नी को देखा, एक दर्द का इंजेक्शन लगाया और रवाना कर दिया। मैं अपने चिकित्सकीय ज्ञान के कारण दुविधा में था, क्योंकि मेरा शक एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कारण दर्द का था, जिसे वो इनकार कर रही थी और स्पष्टतया हमें टाल रही थी। बहरहाल मन मारकर हम घर लौटे और वही हुआ जिसका डर था। दर्द के इंजेक्शन का असर खत्म होते ही पत्नी फिर से कराहने लगी। मैं डर गया और मैंने सहृदय पड़ोसी से पुनः आग्रह किया और हम चल दिए सुल्तानिया जनाना अस्पताल, क्योंकि मेरा सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में होने वाले इमरजेंसी मैनेजमेंट पर अथाह भरोसा जो था। अब लगभग सुबह हो गई थी और मैंने इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर को अपना परिचय दिया। उनका अनुमान भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ही था। वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीना भारद्वाज को अवगत कराया गया। वो तुरंत अस्पताल आई, मेरी पत्नी का इमरजेंसी ऑपरेशन किया और उसे बचा लिया। थोड़ी और देर हो जाती तो ये सोचने मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस किस्से को अक्सर डॉक्टर और मरीज के रिश्ते के परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करता रहता हूँ। दोनों स्त्री रोग विशेषज्ञ थी, दोनों का समाज में बहुत नाम था, शोहरत थी। दोनों को इमरजेंसी में अपने बहुमूल्य समय को सेक्रीफाइस करना पड़ा। दोनों के लिए मरीज अनजान थी, अपरिचित थी, लेकिन दोनों के व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क था। एक बहुत चिड़चिड़ी रूखी रूखी थी और दूसरी सहृदय ढांढस बंधाती हुई। यदि इसे बाजार के परिदृश्य में देखा जाए तो शायद दोनों का व्यवहार अपेक्षित व्यवहार से विपरीत था, लेकिन इस पवित्र पेशे को बाजार के दृष्टिकोण से देखना बेवकूफ़ी है, क्योंकि एक नोबल प्रोफेशन जो है, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का प्रतिरूप माना गया है, क्योंकि वो भरोसा देता है, क्योंकि उसके सानिध्य और संरक्षण में सुकून मिलता है, दर्द का एहसास कम हो जाता है, एक आस और उम्मीद बनती है और एक संतुष्टि का एहसास होता है। परिणाम चाहे कुछ भी हो। जानने की कोशिश करता हूँ क्या मरीज और रिश्तेदार को होने वाला यह एहसास चिकित्सक को महसूस नहीं होता। उत्तर पाता हूँ कि ज़्यादातर को होता है, कुछ को नहीं होता। तो फिर जिन्हें नहीं होता, क्या उन्हें सिखाया जाना जरूरी है इस एहसास को समझने के लिए, या फिर हर इंसान के अलग अलग स्वभाव, ख्याल और अंदाज होने मात्र से इस प्रकार के व्यवहार को अपेक्षित व्यवहार मान लिया जाना चाहिए, या फिर कुछ और। इस प्रकार के अनेक प्रश्न दिमाग को मथते रहते हैं, लेकिन जवाब हर बार एक ही निकलता है कि कारण कुछ भी हो, काश हर डॉक्टर हो डॉक्टर बीना भारद्वाज और उस डॉक्टर का प्रतिरूप जिसने आपके जीवन को भी छुआ है। डॉक्टर मनोहर अगनानी साहब, आपकी कहानियों की क्या शैली है, क्या कथा सामग्री है, क्या भाषा है, ये वो सुनिश्चित करें, क्योंकि ये उनका हक है। और अब हमारा सिर्फ अंतिम प्रश्न, कथाकार,
स्वास्थ्य से संबंधित आपके विभिन्न लेख, दिलचस्पी, रुचि, समाज को फ़ायदा पहुंचाना, और तीसरा रू आपका है IAS ऑफिसर, प्रशासनिक अधिकारी। हम नौजवानों के लिए इसका जवाब आपसे चाहते हैं संक्षिप्त में कि टाइम मैनेजमेंट आपका क्या है, कैसे करते हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं आप मैनेज कर लेते हैं तीनों? जी, जहाँ पे रुचि होती है, जहाँ पे सोच होती है, वहाँ समय अपने आप निकल जाता है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि किसी विशेष विषय को ज़्यादा तवज्जो देने के कारण दूसरे अपनी सरकारी नौकरी को कम तवज्जो दी होगी या दूसरे मुद्दे पीछे छूटे होंगे। ये सब टाइम मैनेजमेंट अपने आप हो जाता है। और जहाँ तक लिखने की बात है, उसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कोई जहन में कोई ख्याल आता है तो उसको शब्दों में पिरोने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता, और वो किसी भी समय हो सकता है, वो दिन में हो सकता है, रात में हो सकता है। और मौसम से आधारित भी बात होती है। आजकल क्रिकेट का मौसम चल रहा है, तो गत वर्ष जब क्रिकेट का मौसम चल रहा था तो मैंने क्रिकेट से संबंधित एक रचना लिखी थी जो मेरी सबसे प्रिय रचना है। आप इजाज़त देंगे, जो मैंने अपने पिताजी पे लिखी है, तो वो शायद इस सवाल का और अच्छे से जवाब दे देगी। आप ज़रूर सुनाइए, आप अपनी ख्वाहिश ज़रूर पूरी कीजिए। इस कहानी को मैंने नाम दिया है अद्भुत बल्लेबाज। अद्भुत बल्लेबाज जी। और ये मेरे पिताजी को मैंने ध्यान में रख के लिखी है। मेरे पिताजी एक अद्भुत इंसान हैं। अद्भुत इसलिए कि ईश्वर ने उन्हें जीवन भर बिरली बीमारियों की सौगात दी है और वो उनको मात देते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं पिताजी की तुलना क्रिकेट के उस बल्लेबाज से करना चाह रहा हूँ जो कि गेंदबाज की लगातार आक्रामक और विविधतापूर्ण गेंदों का सामना बिना किसी रणनीति और तकनीकी कौशल के करता रहे और आउट भी ना हो। आप कह सकते हैं क्रिकेट में ऐसा इत्तेफाक एक आध बार हो सकता है, लगातार नहीं। लेकिन पिताजी के वास्तविक जीवन में ऐसा हो रहा है। गोया ईश्वर उनकी रक्षा के लिए एक अंपायर के रूप में खड़ा हो। एक ऐसा अंपायर जो गेंदबाज की नज़र में ऑब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि उसकी पूरी सहानुभूति बल्लेबाज के साथ है, क्योंकि बल्लेबाज को न सिर्फ आक्रामक और विविधतापूर्ण गेंदें खेलने को मिल रही है, बल्कि इसलिए भी कि उसको वह बल्लेबाजी पसंद है। क्या बात! क्योंकि ये बल्लेबाज इनोसेंट है और सिर्फ अपनी टीम की खातिर क्रीज पर खड़ा है, हर आक्रमण को झेलने के लिए। पिताजी एक अच्छे साहित्यकार हैं। चाहते तो बहुत आगे बढ़ सकते थे, लेकिन उनका जुनून था बच्चों को कामयाब होते देखने का, और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। जबकि उनको घेर रखा था एक ऐसी बीमारी ने जिसे अंग्रेजी में इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा कहते हैं। एक ऐसी बीमारी जिसमें रक्त में प्लेटलेट की संख्या कम होने पर शरीर के किसी भी अंग में ब्लीडिंग होने लगती है और इसके लिए कोई चोट लगने की आवश्यकता नहीं है। यानी एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज मुश्किल हो और बेहतर अस्पताल में ही संभव हो। लेकिन इस बल्लेबाज की चिंता बीमारी की नहीं है, बच्चों के बेहतरीन भविष्य के लिए उनकी समुचित शिक्षा की है और उनको पूरा करने के लिए बेहतर आजीविका की है। और ये बल्लेबाज तैयार हो जाता है उस पिच पर खेलने के लिए जो कि अनप्रेडिक्टेबल है, जिस पर गेंद की उछाल का अनुमान कठिन है, लेकिन हाँ, बल्लेबाजी का मौका ज़रूर है। यह अद्भुत बल्लेबाज चला जाता है वेस्ट कोस्ट अफ्रीका के एक देश लाइबेरिया में, क्योंकि वहाँ उसे अमेरिकन डॉलर में वेतन मिलता है, और हर साल भर्ती हो जाता है उस अस्पताल में जहाँ बेहतर इलाज की सुविधा नहीं है। हाँ, उसका एम्पायर उसके साथ ज़रूर है जो उसे जीवन दान देता रहता है। वक्त के साथ बच्चे स्थापित हो जाते हैं और पूरा कर देते हैं अपने बाप का सपना। यह बल्लेबाज अपने मुल्क में लौट आता है जहाँ पर उसकी अद्भुत बीमारी उसे एक बहुत ही आक्रामक रूप में घेर लेती है, जैसे कि उसे एहसास हो कि इस बल्लेबाज का अब मकसद पूरा हो गया है और लगने लगता है कि बल्लेबाज आउट हो जाएगा। लेकिन उसे बचा लेती है एक असंभाव्य संभावना। जी हाँ, यह बल्लेबाज इस बार भी बच निकलता है, क्योंकि इस बेहतर अस्पताल में बेहतर चिकित्सक के रूप में ईश्वर अंपायर की भूमिका में जो तैनात है। आज हालांकि बल्लेबाज एक स्थापित बल्लेबाज हो गया है, लेकिन सच ये है कि इस स्थापित बल्लेबाज के लिए नए गेंदबाज भी आजमाए जा रहे हैं ताकि कहीं वो बल्लेबाजी को एंजॉय न करने लगे। मुझे अक्सर ये ख्याल आता है
कि पिताजी अधिक उम्र के कारण धीमे ज़रूर पड़ गए हैं, लेकिन न चाहते हुए भी तैयार खड़े हैं अपनी टीम की खातिर बैटिंग करने के लिए, क्योंकि उन्हें एहसास है कि टीम को अब भी उनकी ज़रूरत है। क्या बात है, बहुत खूब। डॉक्टर मनोहर अगनानी जी, दिल तो चाह रहा है कि आपसे ऐसी कहानियाँ सुनते रहें, लेकिन कार्यक्रम संवाद का समय सुनिश्चित है, तो अब ये इच्छा फिर कभी और पूरी कर लेंगे और भी कहानियाँ सुन लेंगे, मुलाकात आपसे होती रहेगी। तो फिलहाल आप इस कार्यक्रम में तशरीफ़ लाए, हम आकाशवाणी भोपाल की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके इस कार्यक्रम में आकर, मुझे ये मौका दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया।